गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक शब्द विचार यानी शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, बतख, कमल, कमला, नीरज आदि। जैसे ये वर्ण है, जैसे सूरज में देखिए से प्लस उ प्लस रे प्लस ए प्लस जय प्लस ए सूरज। इसी तरह बतख का वर्ण विच्छेद किया गया। बेटा इन सभी के बाद में स्वर क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि जो व्यंजन होते हैं स्वर रहित होते हैं। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इसमें स्वर की मात्रा होती है। पद क्या होते हैं? देखिए, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। यानी पद क्या है? शब्द ही है, लेकिन जब उसका शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में होता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को चार भागों में बांटा गया, यानी चार आधार पे शब्द के भेद किए गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अब हम देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहले हम सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं या हिंदी भाषा में आ गए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्मिन वह सम्मिन बराबर, यानी सेम वैसे का वैसा जो शब्द है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गुरु, पत्र, चंद्र आदि। ये किसके उदाहरण हो गए? तत्सम के। यानी इनका संस्कृत भाषा में भी इसको अग्नि ही कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं, पत्र, चंद्र, लेकिन तद्भव रूप इनका परिवर्तन हो जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। किससे? किसका नाम लिया गया है यहाँ? संस्कृत। देखिए आगे, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का हिंदी भाषा में आते आते रूप परिवर्तन हो गया है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, चांद, खेत, गांव, पत्ता आदि। जैसे आग का क्या, आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। चांद का चंद्र, खेत का क्षेत्र, गांव का ग्राम, पत्ता का पत्र। इस तरह से इनका रूप परिवर्तन हो गया है। कहाँ तक? हिंदी भाषा में आते आते। देशज शब्द देखिए आगे, जो शब्द अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्र यानी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। तो अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार जिन जिन लोगों ने जो जो शब्द यूज किए वो हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिए। जैसे कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, रोटी, गमछा, पतीला, खिचड़ी आदि। ये कैसे शब्द हैं? ये देशज शब्द हैं। ये ना तो तत्सम है ना तद्भव, ये सारे देशज शब्द। और भी बहुत सारे हैं, केवल यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरह देखिए अगला, विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, यानी जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है लेकिन है वो अन्य भाषाओं से, विदेश से। जैसे स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, संतरा पुर्तगाली, रिक्शा जापानी। चाय शब्द चीनी भाषा का, ये वो चीनी नहीं है, चीनी भाषा है जो चीन में बोली जाती है। औरत अरबी भाषा का शब्द है, फौज फारसी भाषा का शब्द। और ऐसे अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं या ग्रहण कर लिए गए हैं। अब हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण, क्योंकि तत्सम शब्द हमारी मूल संस्कृत भाषा के हैं और तद्भव जो हम अब हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, जैसे क्षेत्र को कहते हैं खेत, तद्भव रूप। निद्रा
नींद तद्भव हो गया। अस्थि हड्डी, दधी दही, सत्य सच, मुख मुंह, मित्र मीत, दंत दांत, आम्र आम, पीत पीला, भिक्षा भीख, व्याघ्र बाघ, भ्राता भाई, हृदय हिय, प्रस्तर पत्थर। ये तो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी हम आम बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और अगर जिन शब्दों के वर्णों को अगर अलग अलग विभाजित कर दिया जाए तो उनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हाथ है, अगर हम हा और थ को अलग अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी अर्थ कब देगा, जब ये पूरा एक साथ रहेगा। हाथ, सिंह, चित्र, किताब इत्यादि। आ गया ना समझ में। यानी जो शब्द परंपरा से यानी प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, तो हाथ हम शुरू से ही तो प्रयोग में ले रहे हैं, शुरू से मनुष्य के हाथ हैं। अगर हम इन शब्द का विभाजित करेंगे, इनको वर्णों में विभाजित करेंगे तो अलग से इनके लिए कोई अर्थ नहीं होगा। तो वो शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, देखिए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों में हम संधि के उदाहरण ले सकते हैं, समास के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए पाठशाला, पाठ और शाला, यानी इन दोनों का अलग। पाठ मीन्स लेसन होता है, चैप्टर होता है। शाला मीन्स घर होता है। इसी तरह देखिए विद्यालय, विद्या मीन्स ज्ञान और आल्य मीन्स घर, यानी विद्या का आल्य। यानी जब एक शब्द को हम अलग अलग करके लिखते हैं, देखिए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो वो उसमें संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकते हैं, उपसर्ग के रूप में भी हो सकते हैं यौगिक शब्द। यानी 2 शब्द होंगे उसमें, पहला और दूसरा, और दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ होगा। जैसे शाला का अपना अलग अर्थ है, पाठ का अपना अलग अर्थ है। नेक्स्ट देखिए योग रूढ़, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के बोधक होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा तो सेम यही होगी यौगिक की, लेकिन रूढ़ है, रूढ़ मीन्स होता है पुराना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रूढ़ जो परंपरा से चले आ रहे हैं, देखिए कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं, रूढ़ यौगिक। अब इन दोनों का मिश्रण है योग रूढ़। इन दोनों का मिश्रण क्या हो गया, योग रूढ़। जैसे देखिए कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने और जो किसी विशेष अर्थ के बोधक होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसके लिए विशेष है ये, कंठ तो सभी का नीला नहीं होता। नीलकंठ भगवान शिव के लिए माना गया है। नीलकंठ किसको कहा गया है, भगवान शिव का ही पर्यायवाची है। और जैसे हिमालय, हिम का आल्य, आल्य मीन्स होता है घर, हिम मीन होती है बर्फ। लेकिन यह हिमालय बर्फ के घर को नहीं, किसको कहा गया है, हिमालय पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह देखिए पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीले वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन पीताम्बर अधिकतर किसके लिए प्रयोग होता है, श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही पीले वस्त्र धारण करते थे। यानी इस परिभाषा में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अब आप इसमें देखेंगे जब हम समास पढ़ेंगे कि बहुब्रीहि समास में योग रूढ़ शब्द होता है। यानी बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं ना, उनमें सभी में योग रूढ़ शब्द होता है। किसके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी अर्थ से पहले में क्या लगाना है, सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पहले हम सार्थक देखते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, अंडा, रोटी, पहिया, कपड़ा, ये सारे कैसे शब्द हैं जिनका हम अपना कोई अर्थ होता है, वो सार्थक होते हैं। निरर्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वानी, वंडा, वोटी, वैया इत्यादि। यानी जब हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो उसके साथ हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है बेटा, जब बच्चा छोटा होता है तो इन दोनों शब्दों के माध्यम से सीखता है, सार्थक और, जैसे पानी वानी, अंडा वंडा, रोटी वोटी, भैया भैया इत्यादि। आगे समझ में। लेकिन हिंदी भाषा में है ना, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इस कारण इनको छोड़ दिया जाता है। यानी इनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ये अर्थहीन है।
भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और भी हैं इसके, इनके अलावा भी हैं, जैसे एकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान, इतिहास, रेडियो, यानी इनका एक ही अर्थ होता है इन शब्दों का, इनको दूसरे अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। उसी तरह देखिए अनेकार्थी, अनेकार्थी कर, पत्र, जल, हार। कर मीन्स क्या होता है, करना भी होता है, कर मीन्स हाथ भी होता है, पत्र मीन्स पत्ता भी होता है, और पत्र मीन्स क्या होता है, पत्र होता है और पत्ता भी होता है, यानी जब हम किसी को कोई चिट्ठी लिखते हैं। जैसे जल है, जल मीन्स पानी भी होता है, जल मीन्स इज्जत भी होती है। जल का कई तरह से यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार शब्द है, तो हार को हम गले में भी पहनते हैं, आभूषण के तौर पे भी काम में लेते हैं। और हार मीन्स पराजय भी होती है, हार जीत, जब कोई युद्ध होता है या कोई मैच होता है या कोई खेल प्रतियोगिता, तो उसमें हार जीत होती है। अनेकार्थी शब्द जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ अनेकार्थी। पर्यायवाची जैसे नेत्र, लोचन, चक्षु, यानी इन तीनों का अर्थ क्या होगा, एक ही हो गया। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो अनेकार्थी। पर्यायवाची जब एक ही शब्द के समान शब्द हों वो पर्यायवाची। विलोम, विलोम शब्द यानी उल्टा बताने वाला, जैसे माता पिता, दिन रात, आना जाना, ये क्या है, विलोम शब्द हैं। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग मीन्स पुरुष और स्त्री के कारण, वचन मीन्स एक या बहुवचन, कारक कारक के अनुसार, यानी कारक क्या होते हैं, जो संबंध स्थापित करते हैं कर्ता और क्रिया के अंदर। काल समय के अनुसार, जैसे था, है, होगा, यानी भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अनुसार जिनका रूप बदल जाता है ना, वो विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों को विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है ना, इन सभी पे लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है और इस कारण इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी है, सर्वनाम कैसा है, विकारी है, यानी ये जो जितने भी शब्द हैं ये किसके उदाहरण हैं, विकारी के उदाहरण है। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं अविकारी शब्द। किसके आधार पर है विकारी शब्द, प्रयोग के आधार पर, कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। देखिए बेटा, विकारी शब्द में तो इनके कारण बदलता था, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण, लेकिन अविकारी शब्द, विकार मीन्स जिसमें कोई विकार परिवर्तन नहीं आना, अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे क्रिया विशेषण, इनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने पद का पहले भी बताया है, आप दोबारा से सुनिए कि शब्द का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो उन्हें पद कहते हैं और वे वाक्य में कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं। अब एक बार हमने एक सारणी बनाई है जिसके माध्यम से, यानी किसी को अगर कन्फ्यूजन हो कि हम कैसे इसको याद करें, तो आप इस सारणी के माध्यम से, जैसे ये शब्द है, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इन 4 भागों में बांट दिया। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। सार्थक में कौन कौन से हैं, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी हैं, एकार्थी शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। ऐसे शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ हम अभ्यास कार्य देखते हैं कि ये जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, शब्द विचार, तो जैसे हम इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए। रूढ़ शब्द के 3 उदाहरण लिखिए, यौगिक के 3 उदाहरण लिखिए, योग रूढ़ के 3 लिखिए, विदेशी के शब्द के 3 उदाहरण लिखिए और देशज के 3 लिखिए। ठीक है ना। आगे देखिए, तद्भव शब्द का तत्सम शब्द से मिलान कीजिए। यहाँ एक सारणी दी हुई है, इनको आपस में मिलान करना है। ठीक है ना। जैसे माता, माँ, तो माता का क्या हो जाएगा, घर का क्या हो जाएगा, यानी तद्भव का तत्सम से मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकारी तथा विकारी शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन हमें करना है। स्कूल शब्द किस श्रेणी में आता है, इसका हिंदी शब्द लिखिए। यानी स्कूल है वो किस भाषा का शब्द है और इसका हिंदी क्या होगी इसकी। शब्द और पद में क्या अंतर है, यह हमें समझाइए।
ये हमारा शब्द विचार टॉपिक कंप्लीट हो गया।